हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस। ये जो चैप्टर है सिर्फ एक ही दिन का है, क्योंकि इसका जो आपका बीपीओ है वो आपके सिलेबस से कट ऑफ हो चुका है। तो सिर्फ आपका ये टॉपिक इतना सही है जो आपके सामने दिख रहा है। ये 2 पॉइंट्स हैं और फिर ये 4 पॉइंट्स हैं और फाइनली ये 9 पॉइंट्स हैं। इस तरह के सारा कुछ कट ऑफ हो चुका है। तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल छोटा सा है, ये आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा ई बिज़नेस का। ई बिज़नेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस। जबकि कॉमर्स या इंडस्ट्री में कोई भी एक्टिविटीज़ सारी कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ई कॉमर्स। मीन्स कि ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर, मतलब जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, मॉडर्न एरा में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर या जो इंजीनियरिंग हो रही है, पावर ड्रिवन मशीनें बनने लग गई हैं। जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया भी था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो उसकी वजह से हर कंपनी अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना चाहती है, क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर कोई भी कंपनी इंटरनेट पे वेबसाइट नहीं है उसकी, तो वो एक तरह से बहुत पीछे ही रह जाती है। तो उस केस में ई कॉमर्स या ई बिज़नेस तब कहलाया जाता है जब वो अपने आप को इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम से पब्लिक से जोड़ देती है। ठीक है। तो ई कॉमर्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब कोई कंपनी अपने आप को, अपने नाम को इंटरनेट से जोड़ रही है। जैसे कि अमेज़न है, हर कंपनी की नॉर्मली आज के टाइम में वेबसाइट होती है कि वहाँ पे यूज़र जो होते हैं घर पे बैठे बैठे उसके बारे में सब कुछ देख सकते हैं। आज के टाइम कोई यूज़र, कोई भी कस्टमर बाहर जाके कुछ लेना नहीं चाहता है, उसे घर पे बैठे ही सब कुछ चाहिए। तो उसे एक तरह से इंटरनेट का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब इंटरनेट, जैसे आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग कभी ना कभी तो की ही होगी, तो उस केस में आपको 2 चीज़ें होती हैं, एक डिलीवरी होती है, एक पेमेंट मैकेनिज्म होता है। अब डिलीवरी जो होती है 2 तरह के गुड्स से मतलब 2 तरह की गुड्स की जाती है, ऑनलाइन की जाती है। अब गुड्स का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि गुड्स का मतलब होता है जो आप चीज़ खरीद रहे हो, प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो। अब गुड्स की डिलीवरी 2 तरह से होती है। एक तरह से एक गुड्स वो होते हैं जो आपको एट ए टाइम, उसी टाइम पे आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं बाय मेल। जैसे कि आपको कोई सीडीज़ चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई प्लेन टिकट चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो आपको उसी टाइम पे मेल पे मिल जाएगा। अगर आपको होटल बुकिंग करनी है तो उसकी आपको रिसिप्ट जो होती है वो आपको उसी टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिलीवरी उस टाइम पॉसिबल नहीं हो सकती है, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो सकती है, तो वो आपको कुछ 2-3 दिन के बाद में मिल जाती है। जैसे अगर आपने कार ऑर्डर की है, या कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है ऑनलाइन, या कुछ भी सामान परचेज़ किया है ऑनलाइन फिज़िकल वे में, तो वो आपको फिज़िकल वे में आपके होम एड्रेस पे या वर्क एड्रेस पे विद इन सम डेज़ आपको मिल जाएगा, जो भी आप उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हो। बट द डिलीवरी ऑफ कार इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द इंटरनेट। द डीलर विल ब्रिंग द कार टू योर रेजिडेंस आफ्टर सम टाइम। इट इज़ कॉल्ड द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर। जैसे अगर आपको होटल की बुकिंग करनी है तो आपको जो स्लिप होती है या बिल होता है या उसकी रिसिप्ट होती है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो वो है गुड्स कैटेगरी 1। सेकेंड कैटेगरी में हमने उन गुड्स को रखा है जिसकी फ़िज़िकल डिलीवरी होती है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पेमेंट मैकेनिज़्म। कई बार आपने जब ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपसे एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है कैश ऑन डिलीवरी का या फिर पेमेंट का। पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, ये सारे ऑप्शन उसमें आते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, जब हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो उसे हम बोलते हैं पेमेंट मैकेनिज़्म। पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं यूजिंग डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, जो भी हमारे बैंक से इशू हुआ है उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और जैसे एग्जांपल भी इसमें शो कर रखा है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये से एग्जांपल इतना यूज़फुल नहीं है। नेटकेप कंपनीज़ है जो एक तरह से कैलिफोर्निया अमेरिका में है, तो उसने एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि ऑर्डर रिसीव हो सकते हैं और उससे ऑनलाइन पेमेंट उनको रिसीव हो सकती है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिंग ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट। ई बिज़नेस भी वही होता है। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। मतलब स्कोप का मतलब होता है कि इसका कितना वाइड एरिया है या शॉर्ट एरिया है। अब इसे 4 पॉइंट्स है, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है। B2B का मतलब है बिज़नेस टू बिज़नेस। मतलब कि बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होता है, दोनों पार्टीज़ बिज़नेस ही है। मतलब कि इसमें दोनों में कोई भी कंज्यूमर नहीं होता है, तो दोनों बिज़नेस होंगे, एक सामान बेच रहा है, एक सामान खरीद रहा है। तो इससे क्या होता है कि दोनों बिज़नेस में से एक बिज़नेस जो होगा वो तो एक तरह से हो सकता है कि सप्लायर भी हो सकता है, या एक हो सकता है कि एक इंक्वायरी भी ले सकता है किसी की। मतलब कि B2B में क्या आएगा, वो बिज़नेस एक्टिविटी जहाँ पे दोनों फर्म्स की बिज़नेस होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, वन कैन बी प्रोड्यूसर
एंड अदर कैन बी रॉ मटेरियल सप्लायर, मतलब कि प्रोड्यूसर है और एक सप्लायर है। फिर नेक्स्ट आता है B2C, बिजनेस टू द कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है कि एक बिजनेस है जो प्रोड्यूसर अपना सामान बेच रहा है डायरेक्टली कस्टमर को, तो इससे एक बेनिफिट मिलता है उनको कि जो बीच के मिडल मैन होते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक बन जाता है बिजनेस का कस्टमर के साथ में। तो एक तरह ऑन द वन हैंड कस्टमर कैन सीक इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट अबाउट हिज फेवरेट प्रोडक्ट्स, प्लेस ऑर्डर्स एंड गेट आइटम्स ऑन द इंटरनेट एंड आल्सो मेक पेमेंट्स। On the other hand, the firm, with the help of internet, can make a survey anytime to know who is buying what and can also know the satisfaction level of the customers। मतलब कि एक तरह से जो कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है उससे ये हो रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सस्ते रेट पे सामान खरीद पा रहा है ऑनलाइन चेक करके, उसे बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस को क्या फ़ायदा हो रहा है कि वो किसी भी टाइम सर्वे कर सकता है कि भाई कौन पर्सन जो है किस मार्केट में क्या खरीदना चाह रहा है, उसे पसंद क्या है और उससे हमारे प्रोडक्ट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फिर नेक्स्ट आता है इंट्रा बी। इंट्रा दो वर्ड्स होते हैं, ये इंट्रा बी और वैसे इंट्रा बी नहीं होता है, दो अलग वर्ड्स बता रहा हूँ, इंट्रा और इंटर। इंटर जैसे मैं एग्जांपल दे रहता हूँ, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है कुछ स्कूलों के बीच में कंपटीशन होना है। इंट्रा स्कूल कंपटीशन का मतलब होता है कि स्कूल एक ही स्कूल है उसी के अंदर इंटर क्लासेस कंपटीशन हो जाना है, इंटर स्टूडेंट्स कंपटीशन होना, उसे बोलते हैं इंट्रा। ये वर्ड ध्यान में रखना, काफ़ी यूज़फुल वर्ड है ये। तो इंट्रा बी का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, थ्रू इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको ये पता ही है कि एक ही कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बिजनेस के अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक डिपार्टमेंट कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन कर सकता है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में, और अपने जो गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि भाई लोगों को ये शेप चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बता सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन मतलब कि उसको दे सकता है कि भाई हमें कितना स्टॉक चाहिए, मार्केट में कितने हमें डिमांड क्रिएट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें बता सकता है। एक पर्सनल डिपार्टमेंट भी होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है कि लोगों को हायर करना, जिससे मैंने आपको HR डिपार्टमेंट बताया। HR का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसका सिर्फ काम होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे सेलेक्ट करना और सही टाइम पे। फिर ना लास्ट है इसका C2C कॉमर्स। C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर। इस जगह पे दोनों में ही कोई भी बिजनेस नहीं होता है, कोई भी एक तरह से प्रोड्यूसर या कोई सप्लायर नहीं होता है। इस केस में दोनों ही कस्टमर्स ही होते हैं, जो कि कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामान को बेच रहे हैं। जैसे पुराने अखबार हो गए, पुरानी बुक्स हो गई, या पुरानी बाइक भी हो गई। जैसे OLX है, वो एक तरह से C2C प्लेटफॉर्म है। OLX, Quikr.com भी है, वो भी सभी जो दोनों जो मैंने आपको नाम बताएं, ये C2C प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कस्टमर ही दूसरे कस्टमर से अपनी चीज़ को बेच सकता है डील करके। अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स आर द कस्टमर्स। एज बोथ पार्टीज आर कस्टमर्स, इट इज़ नोन एज कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होते हैं, गुड्स के बीच, गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है। यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर या कोई सप्लायर नहीं होता है, और कोई मार्केट में अवेलेबल इनको मिल जाती है, जहाँ पे एक तरह क्विकर है, जैसे कि OLX है। तो यहाँ पे अपनी पुरानी बुक्स या कपड़े वगैरह बेच सकते हैं। थ्रू इंटरनेट द कस्टमर्स हैव ए वर्ल्ड वाइड रीच। तो जैसे आपको बताइए, OLX पे पूरी इंडिया के जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं और आपके पास से ले सकते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मोहल्ले में बताओगे तो आपका जो नेटवर्क होगा इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। शायद हो सकता है कि वहाँ पे किसी को डिमांड ही ना उस चीज़ की। पेपैल एक पेमेंट वेबसाइट है जहाँ से आप इंटरनेशनली किसी को भी पैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मैंने आपको बताया कि जैसे NEFT है, RTGS है, आप ऑनलाइन बैंकिंग से पैसा भेज सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनली पैसा भेजने के लिए आपको कुछ अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वो आपको यूज़ करनी होती हैं। जैसे पेपैल बहुत फेमस है, उसके साथ में एक वेबसाइट और भी है, Skrill.com, या उसको हम एक और नाम भी है उसका, moneybookers.com। इससे हम पैसा इंटरनेशनली ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के पास में, किसी भी कंट्री में। फिर नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ई कॉमर्स होने के। बल्कि अगर आप अपना बिज़नेस को ऑनलाइन कर देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जोड़ देते हैं तो हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। पहला पॉइंट यही है कि वर्ल्ड वाइड रीच, कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो प्रोडक्ट है,
वो वर्ल्ड वाइड पहुंच पा रहा है। जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, या और भी जो आपकी वेबसाइट्स हैं जो उन पे प्रोडक्ट बिक रहा है, वो एक तरह वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है उनकी। इंडिया में भी चाइना का सामान बिकता है, ऑनलाइन सामान बिक जाता है। जैसे alibaba.com है, मेरे काफ़ी एक रोल मॉडल रहे हैं, वो अभी भी हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनकी ही वो वेबसाइट है alibaba.com, या अली एक नाम और भी उनकी वेबसाइट का, 3-4 वेबसाइट्स हैं उनके, 3-4 बिजनेस हाउसेज हैं उनके। तो वो एक तरह से आपके मार्केट को बढ़ा देता है, आपका मार्केट का जो एरिया है उसे बढ़ा देता है। अगर मान लो कि आपकी एक शॉप है, तो जो जिस गली में, जिस सड़क पे या जिस हाईवे पे आपकी सड़क शॉप होगी, सिर्फ वहीं के ही कस्टमर आपके पास आएंगे। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से जो आपकी वर्ल्ड वाइड रीच हो जाएगी, वो काफ़ी मतलब रीच जो होगी आपकी बढ़ जाएगी, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आने लग जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आपका सामान बिक रहा है। जैसे कि अभी ज़ोमैटो का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ज़ोमैटो से कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी थे जिनका आपको अभी तक भी नहीं पता होगा कि ये रेस्टोरेंट है कहाँ पे, लेकिन आप उनका खाना खा रहे हो, क्योंकि उनकी रीच बढ़ गई है ऑनलाइन होने की वजह से। पहले उनके कस्टमर इतने ज़्यादा नहीं थे। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। अब जो सप्लाई चेन होती है वो भी छोटी हो जाती है, मतलब कि मिडल मैन जो होते हैं बीच में से, जैसे कि होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं या एजेंट्स हैं, वो बीच में से गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोड्यूसर जो होता है वो कंज्यूमर के लिंक में आके उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लेता है, उससे उनको एक तरह से फीडबैक भी मिल जाता है और डायरेक्टली कंज्यूमर को भी सस्ता सामान सही टाइम में मिल जाता है। तो एक तरह सप्लाई चेन जो होती है वो छोटी हो जाती है। सप्लाई चेन का मतलब है कि जैसे कि जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है लोगों का, बिजनेस का, वो छोटा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा हो जाता है, तो उससे काफ़ी ईजी भी हो जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज जो रिसीव होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क से, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। अब जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन आप परचेज़ करोगे, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो अमेज़न वेबसाइट से या फ्लिपकार्ट वेबसाइट से, तो आपको उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स आपको रिटर्न में मिलते हैं, आप उसे ईजिली पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर शॉप पे जाओगे, पूछोगे भाई इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो शायद आपको सारी डिटेल दे भी ना पाए, और उससे शायद आपको हो सकता है महंगा भी पड़ जाए। तो हो सकता है कि भी आपको कुछ एक चीज़ ना भी बताए और आपको ना भी पता चले और आप उसे ख़रीद लो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली जो होती है इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है, वो सारी डिटेल में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट्स। वी नो दैट द बेसिस ऑफ ई कॉमर्स इज़ इंटरनेट, कि ई कॉमर्स का जो बेस होता है वो इंटरनेट होता है। थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट कंज्यूमर्स और अदर बिजनेस जो होते हैं वो अपने डाउट्स को भी ख़त्म कर सकते हैं ईजिली। अब कैसे? अब कंज्यूमर को कोई डाउट है इस प्रोडक्ट को लेके, तो वो कस्टमर केयर में फ़ोन कर सकता है, कस्टमर केयर से चैट भी कर सकता है, तो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिजनेसमैन भी जो होता है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है कि भाई वो जो उसका सर्वे करता है वो एक जेन्युइन होता है। कि भाई बाहर से सर्वे कराता है, किसी पब्लिक पर्सन से सर्वे कराता है, तो वो शायद पैसे के लिए शायद गलत सर्वे भी कर सकता है। तो उस केस में उन्हें क्विक सोल्यूशन मिल जाता है उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से। फिर नेक्स्ट है ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। जब भी कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो ईजी रहता है अगर वो ऑनलाइन बेच रही है तो, क्योंकि अगर हम मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो मेजरली हम सोच के जाते हैं कि हमने ये सामान खरीदना है, हम एक तरह लिस्ट बना के जाते हैं, हम उसके अलावा किसी चीज़ को देखते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं तो अगर हमारे सामने कोई एक अच्छी चीज़ आती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका डिज़ाइन, उसका प्राइस, उसके जो फीचर्स होते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। तो एक तरह से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना भी काफ़ी हेल्पफुल होता है इसी बिज़नेस की हेल्प से, क्योंकि उसकी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, डिज़ाइन अट्रैक्टिव होता है उसका। तो कंज्यूमर्स और अदर बिजनेसमैन जो होते हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसको रिसीव कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे ही, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लेस पर्सनल कॉस्ट। अब पर्सनल का मतलब आपको पता है कि लोग जो काम करने वाले होते हैं उन्हें हम पर्सनल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ नेसेसरी एंड स्टाफ डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स। जैसे ई कॉमर्स होने की वजह से जो वर्किंग जो स्टाफ होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सारा जो इंटरनेट पे सामान बेचा जा रहा है उसको बेचने के लिए कोई हमें दुकान पे बैठने की किसी को ज़रूरत नहीं होती है। तो बिकॉज अ सिंगल कंप्यूटर कैन डू द जॉब ऑफ मैनी एम्प्लॉयज़ मोर क्विकली एंड करेक्टली। जैसे कि कोई एक बिल बनाएगा, कोई सामान गिनेगा, फिर कोई एक उसमें पैक करके देगा, तो इन तरह का जो सामान लोग होते हैं उनकी जो ज़रूरत होती है वो कम हो जाती है। तो इससे एक तरह से पर्सनल जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है सैलरी वेजेस का, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम। अब कंज्यूमर्स का भी और बिज़नेस का भी काफ़ी टाइम सेव होता है। अगर मान लो कि जैसे मुझे भूख लग रही है, मैं पहले रेस्टोरेंट में जाऊंगा, ऑर्डर करूंगा, फिर मुझे खाना मिलेगा, फिर खाना मैं खाऊंगा, उसके बाद घर आऊंगा।
आप लगा के चलो कम से कम 1 घंटा आपका लग ही जाएगा, आराम से लग जाएगा। अब ज़ोमेटो पे अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका टाइम बच जाता है। क्यों? आपको घर बैठे बैठे ही ऑर्डर करना है, आपका जाने आने का टाइम तो बच ही गया, और उस टाइम पे आपका खाना जो है आपका डिलीवर घर पे ही हो जाएगा, आपको जाने की भी कहीं ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग ऐसे होते हैं भाई जो आलसी भी होते हैं, उन्हें थोड़ा लगता है कि भाई बाहर जाने का इतना मन नहीं करता है कि भाई घर पे ही सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, तो उन्हें टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, क्योंकि उनके जो गुड्स हैं वो घर पे ही डिलीवर कर दिए जाते हैं, और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है घर पे बैठे बैठे ही, उन्हें कहीं फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं होती कभी कभी। तो जैसे ज़ोमेटो पे आपकी सारी लिस्ट होती है कि जो आपको ऑर्डर करना है, जिस अमाउंट में या जिस क्वांटिटी में करना है वो आप कर सकते हो घर बैठे बैठे ही। फिर नेक्स्ट है लेस रिस्क इन पेमेंट। अब ई बिज़नेस में पेमेंट जो की जाती है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू की जाती है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है, जो डायरेक्टली बैंक से होती है। तो उसमें हमारा इतना रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि हमारे बैंक में स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन मेंशन होती है, हमेशा उसका रिकॉर्ड रहता है, तो हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है पेमेंट की वजह से। अगर मान लो कि हमने किसी को पैसे दे दिए और पैसे लेके भाग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने पेमेंट की है। तो इस केस में हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है कि हमने पेमेंट करने का, कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में उसका प्रूफ बन जाता है कि हमने ट्रांजैक्शन की हुई है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द रिमोट एरियाज़। ई बिज़नेस ने काफ़ी हद तक पॉसिबल किया है कुछ चीज़ों को और सर्विसेज को इन दीज एरियाज़ अवेलेबल करने का। जैसे रिमोट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे बहुत लार्ज एरिया में पब्लिक नहीं होती है, बहुत वाइड कस्टमर्स नहीं होते हैं, जैसे गांव वगैरह हो गए, हाईवेज़ वगैरह हो गए, जहाँ पे मोस्टली कस्टमर्स नहीं आते हैं। तो उन एरियाज़ में भी कुछ कंपनीज़ ने, ई बिज़नेस ने अपनी जो रीच है वो बढ़ाई है, और कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वहाँ पे भी अवेलेबल किए हैं। तो इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको थोड़ा ये और बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल बिज़नेस और ई बिज़नेस में क्या डिफरेंस है, छोटे छोटे ही हैं। फॉर्मेशन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस का डिफ़िकल्ट है, आपको पहले दुकान बनानी पड़ेगी, सामान रखना पड़ेगा, लेकिन ई कॉमर्स, ई बिज़नेस में आपको बिल्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस एक वेबसाइट मेंटेन करनी है। फिजिकल प्रेजेंस ट्रेडिशनल बिज़नेस में ज़रूरी है, ई बिज़नेस में ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर डिजिटल फॉर्म में सब कुछ होता है। फिर है ट्रेडिशनल बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। अब आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, तो काफ़ी खर्चा आ जाएगा। लेकिन ई बिज़नेस में सिर्फ आपको वेबसाइट रन करनी है और कुछ नहीं करना, तो आपको खर्चा कम आ जाएगा। डीलिंग टाइम ट्रेडिशनल बिज़नेस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और ई बिज़नेस में आपको बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आपने कोई चीज़ पसंद आई, आपने उसी टाइम पे 1 या 2 मिनट आपको लगती है मैक्सिमम पेमेंट करने में और ऑर्डर करने में। लेंथ ऑफ बिज़नेस साइकिल ट्रेडिशनल बिज़नेस में लॉन्गर होता है, क्योंकि इसमें एक तरह से सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बन जाती है परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे शॉर्टर रहती है, क्योंकि कंप्लीशन जो होती है बिज़नेस प्रोसेस की एक सेम टाइम पे ही पूरी ख़त्म हो जाती है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। यहाँ पे एक तरह से हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ हमें रिटर्न वे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पे हम पर्सनल टच नहीं मिल सकता हमको, कि भाई हम अपने एक तरह से किसी पर्सनल ओपिनियन ले सकें, वो ट्रेडिशनल बिज़नेस में अवेलेबल है, ई बिज़नेस में अवेलेबल नहीं होता है। फिर ग्लोबल रीच ट्रेडिशनल बिज़नेस की ग्लोबल रीच नहीं होती है, क्योंकि जो लोकल एरिया है वहाँ पे ही उससे कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन ई बिज़नेस के केस में उससे वाइड रीच हो सकती है, वर्ल्ड वाइड रीच हो सकती है। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ट्रेडिशनल बिज़नेस में बहुत कम रहता है, और ई बिज़नेस के केस में बहुत ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि आईटी सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट का जो पॉइंट है, थोड़ी पैट्रोनेज रहती है, काफ़ी कंट्रोल और इंटरफेरेंस इनकी रहती है आईटी सेक्टर में। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, जिससे हमने पढ़ा 5th चैप्टर के बारे में, हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज ही हो गया है, तो इसे आप जल्दी से कर भी लेना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है, तो आपको ये समझ भी ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है कॉमर्स का। इससे हमने पढ़े 2 पॉइंट्स पढ़े, डिलीवरी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़ा, वो गुड्स जो ऑनलाइन ही डिलीवर हो जाते हैं, और एक गुड्स जो फिजिकल वे में आपके घर पे डिलीवर होते हैं। फिर हमने पढ़ा पेमेंट मैकेनिज़्म। देन हमने पढ़े ई बिज़नेस के 4 स्कोप पॉइंट्स हमने पढ़े, B2B, B2C, C2C एंड इंट्रा बी। देन हमने पढ़ा लास्ट हमारा पॉइंट, जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ई बिज़नेस। इसमें हमने 9 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। देन हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिज़नेस। इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।